नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 7th चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। आज की इस वीडियो से हम प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो उस विद्युत परिपथ का विश्लेषण करेंगे। उससे जुड़े हुए एक एक करके सभी बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम कुछ प्रत्यावर्ती परिपथ लेकर चलने वाले हैं, उनका अध्ययन करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, कोई रेजिस्टेंस जुड़ा हो, उसके पश्चात जब प्रत्यावर्ती परिपथ में कोई कुंडली जुड़ी हो, जिसे हम प्रेरकत्व भी कहते हैं, उसके पश्चात जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो। देखिए, जो रेजिस्टेंस है उसका मान है R, कुंडली का प्रेरकत्व है L और संधारित्र की धारिता C। चौथा परिपथ हम पढ़ने वाले हैं LCR परिपथ। LCR परिपथ में उपरोक्त तीनों अवयव जुड़े होंगे, मतलब प्रतिरोध, कुंडली और संधारित्र तीनों एक साथ में श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, तो उस परिपथ को हम LCR परिपथ कहेंगे। और इस परिपथ का भी हम इस चैप्टर में अध्ययन करने वाले हैं। ये जो चैप्टर है इसमें 4 महत्वपूर्ण टॉपिक है, और आज की इस वीडियो में हम जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो उसका विश्लेषण करेंगे, एक एक करके इससे जुड़े हुए सभी बिंदुओं का एनालिसिस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले प्रत्येक विद्युत परिपथ में, प्रत्येक सर्किट में सबसे पहले हम बात करेंगे प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। जब हम इन प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करेंगे तो कुछ बिंदु हम देखेंगे एक एक करके। उसमें सबसे पहले हम प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, उसके पश्चात प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, ये ज्ञात करेंगे। फिर प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा में कलांतर, उसके पश्चात प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा का समय के साथ में ग्राफ, ये निरूपण देखेंगे। उसके पश्चात फेजर ग्राफ, उसके पश्चात जो प्रतिरोध है, प्रतिघात है या प्रतिबाधा है, उसका आवर्ती के साथ में ग्राफ निरूपण या आवर्ती की निर्भरता का अध्ययन करने वाले हैं। और अंत में विद्युत परिपथ में शक्ति क्षय का अध्ययन करेंगे। अंत में शक्ति क्षय, उस विद्युत परिपथ में, ऐसी परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो एक एक करके इन 6 बिंदुओं का अध्ययन करेंगे और प्रत्येक सर्किट में करेंगे। जब शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो उसके लिए भी ये 6 बिंदु ज्ञात करेंगे। जब शुद्ध प्रेरकत्व या शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो तब भी ये 6 बिंदु एक एक करके ज्ञात करेंगे। तो एक वीडियो आपको समझ में आ जाता है, आज वाला वीडियो आपको समझ में आ जाता है तो आगे वाले टॉपिक और आसान हो जाएंगे। ओके, एक बार मैं इन सब को हटा देता हूं और सबसे पहले मैं यहां पर बात करूंगा कि ऐसी परिपथ होता क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये ऐसी परिपथ है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर बात करता हूं, आपको बता देता हूं दिष्ट वोल्टता स्रोत। देखिए, दिष्ट वोल्टता स्रोत एक विद्युत सेल होता है, जो कि हमने 3rd चैप्टर में पढ़ा है, 3रे चैप्टर में पढ़ा है। उस वोल्टता स्रोत का जो सिंबल है वो हमने इस तरीके का यूज में लिया। उसमें एक बड़ी लाइन होती है जो कि धनात्मक सिरा होता है, छोटी लाइन ऋणात्मक सिरा होता है। बड़े वाले सिरों को हमने एनोड कहा, छोटे वाले को हमने कैथोड कहा।
और इन दोनों सिरों से हम यदि कोई उपकरण जोड़ दे, जैसे ये हमने यहां पर कोई उपकरण जोड़ दिया जिसका रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, तो इस तरीके से ये जो सर्किट बना, ये दिष्ट परिपथ बड़ा। कैसा परिपथ है? दिष्ट परिपथ है। इसमें दिष्ट वोल्टता स्रोत जुड़ा हुआ है जिसमें धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर इस डायरेक्शन में प्रवाहित होती है। ये हमने पढ़ लिया, ये हम जानते हैं। अब हम प्रत्यावर्ती परिपथ लेकर चलेंगे। एसी सर्किट क्या होता है? एसी सर्किट की यहां पर बात करने वाले हैं। एसी सर्किट किसे कहा जाएगा? तो एसी सर्किट भी सिमिलर तरीके से हम देखेंगे कि जैसे यहां पर दिष्ट वोल्टता स्रोत है, ठीक उसी प्रकार से यहां पर एक प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत लगाना होगा। चलिए यहां से इनको हटा देते हैं। अब मैं यहां पर लूंगा प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत और यहां से भी इसको हटा देते हैं। कुछ चीजें चेंज होगी, वो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए अब मैं बात करने वाला हूं प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत की। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत क्या है? प्रत्यावर्ती परिपथ क्या है? तो प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत का जो सिंबल है वो इस तरीके से होगा। एक सर्किल आप बनाएंगे और उस सर्किल में आप ध्यान दें, अच्छे से समझ लें, इस तरीके से एक ज्यावक्रीय सिंबल होता है। ये दिष्ट वोल्टता स्रोत को रिप्रेजेंट करता है। ये एसी स्रोत का सिंबल है। आप इसमें अच्छे से समझ लें, इसमें प्लस माइनस का साइन नहीं दिखाया जाएगा, इसमें धारा की डायरेक्शन भी नहीं दिखाई जाएगी। देखिए ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये इस तरीके की जो प्रत्यावर्ती वोल्टता हमने पढ़ी है इस चैप्टर में पहले भी, कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो ज्यावक्रीय रूप में इस तरीके से चलती है। उसका मान धनात्मक ऋणात्मक होता है, मान और दिशा आवर्ती रूप से बदलती है। ये हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है। तो ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता इस तरीके की होती है, तो उसका सिंबल यहां पर बीच में दिखा दिया और एक ऐसे राउंड करके इस दोनों सिरे उसके जोड़ दिए, तो ये हो गया है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, एसी स्रोत। ओके, अब इससे हम क्या बनाने वाले हैं? एक सर्किट का निर्माण करने वाले हैं। तो देखिए सर्किट में हम क्या करेंगे, जैसे ये हमारे पास में कोई रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास में क्या है? कोई रेजिस्टेंस, और इसको हमें जोड़ना है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से। इसको किससे जोड़ना है? प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से। तो इस तरीके से दिखाएंगे। ये रेजिस्टेंस है कैपिटल आर, इसको प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से हमने जोड़ दिया है। आपको इसमें धारा की डायरेक्शन नहीं दिखानी है, धारा की डायरेक्शन दिखा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अब क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि जैसे मान लीजिए कि ये यहां से लेकर यहां तक आधे चक्कर में धारा की डायरेक्शन रहती है पॉजिटिव, तो वो इस डायरेक्शन में धारा बहती है आधे चक्कर। फिर अगले ही आधे चक्कर में धारा की डायरेक्शन हो जाती है नेगेटिव, तो धारा की डायरेक्शन पहले से क्या हो जाती है? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है, धारा की दिशा विपरीत हो जाती है। तो इसमें हम कह नहीं सकते कि धारा की डायरेक्शन इस तरीके से होगी या अपोजिट तरीके से होगी। इस वजह से इसमें धारा की डायरेक्शन दिखाते ही नहीं है, और हम इस पूरे चैप्टर में ही प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत से धारा की डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे, एसी परिपथ में धारा की डायरेक्शन नहीं दिखाएंगे। ओके, क्लियर हो गया इतना? तो कैसा सर्किट होगा? प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जुड़ा हुआ जो सर्किट है उसको हम एसी परिपथ कहते हैं। यहां पर जब शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तो वो तो हो गया अपने पास में, ये आज का हमारा टॉपिक। इसके स्थान पर यदि आप क्या कर दें, इसके स्थान पर यहां से इसको हटाकर इसकी जगह पर आप क्या लगा दें? कोई कुंडली लगा दे, कोई क्या जोड़ दे इसके स्थान पर इस तरीके से, तो वो हमारा दूसरा एसी परिपथ होगा। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो या कोई कुंडली जुड़ी हो, इसके स्थान पर यदि क्या लगा दे, यदि कोई संधारित्र लगा दे, कोई क्या लगा दे, कोई संधारित्र यहां पर जोड़ दे, तो वो हमारा तीसरा परिपथ होगा कि जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध संधारित्र लगा हो। और जो चौथा सर्किट है उसमें ये तीनों ही एक साथ जुड़े होंगे। ये तीनों ही क्या होंगे? एक साथ जुड़े होंगे कि ये हमारे पास में है एल कुंडली,
ये हमारे पास में है संधारित्र और ये हमारे पास में है रेजिस्टेंस। तो जब L, C और R तीनों एक साथ में जुड़े होते हैं तो उस विद्युत परिपथ को LCR परिपथ कहेंगे और वो हमारा एसी परिपथों में चौथा टॉपिक होगा, चौथा वीडियो होगा। ठीक है, एक बार मैं इन सब को हटा देता हूं और जो कुछ भी मैं बता रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, थोड़ी थोड़ी बेसिक जानकारी है वो आपको अच्छे से मिल रही होगी। अब हम आज के अपने इस टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, विधिवत शुरुआत करते हैं। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्योंकि हम NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग एक एक करके सभी टॉपिक्स का अध्ययन करवा रहे हैं। इससे पहले हमने NCERT के पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग 1 से लेकर 6 तक के सभी टॉपिक्स का अध्ययन कर लिया है। सभी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। 7वां चैप्टर चल रहा है प्रत्यावर्ती धारा, और वो भी एक एक करके सभी टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं। ऐसा नहीं है कोई भी टॉपिक बीच में से छोड़ दे। आप हमारे साथ में कंटिन्यू बने रहिए। जो क्लासेज है, वीडियोज है, इनको अपने दोस्तों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में, जो व्हाट्सएप ग्रुप है या जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके। चलिए अब अपने वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जब प्रत्यावर्ती परिपथ में, जब ऐसी सर्किट में क्या जुड़ा हो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो, जब प्रत्यावर्ती परिपथ में क्या लगा हो, शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ है, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम उस प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा लेते हैं। ये हमारे पास में एक प्रतिरोध है, ठीक है, और इस प्रतिरोध को हम यहां पर एक AC वोल्टता स्रोत से संयोजित कर देते हैं। ये हमारे पास में है AC वोल्टता स्रोत, ये रेजिस्टेंस है कैपिटल R, ये AC वोल्टता स्रोत का जो तात्क्षणिक मान है V बराबर Vm साइन ओमेगा t है, V बराबर Vm साइन ओमेगा t के इक्वल है। ओके, तो देखिए यहां पर मैं एक, ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है ये हमने पहले भी पढ़ ली है। ये किसी क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मान को बताता है। तो मैं यहां पर ये पुट कर देता हूं, किसी समय, किसी समय स्मॉल t पर, किसी समय स्मॉल t पर प्रत्यावर्ती वोल्टता, प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, वोल्टता का तात्क्षणिक मान क्षण विशेष पर मान। तो तात्क्षणिक मान है, इसका हमने वैसे तो सूत्र लिख दिया, एक बार पुनः मैं लिख देता हूं, V बराबर Vm साइन ओमेगा t होता है, V बराबर Vm साइन ओमेगा t। ये जो आप Vm देख रहे हैं ये AC वोल्टता का शिखर मान कहलाता है, AC वोल्टता का शिखर मान है, अधिकतम मान है, शिखर मान कह सकते हैं आप, अधिकतम मान कह सकते हैं। ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसके बारे में हमने पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो इस तरीके की होती है, धनात्मक ऋणात्मक इस तरीके से उसका मान चलता है। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो इस तरीके से चलता है, आवर्ती रूप से उसका मान और दिशा बदलती है, तो इसका मतलब उसकी आवर्ती भी होती है। तो ये जो ओमेगा आप देख रहे हैं ये है आवर्ती, ये कोणीय आवर्ती है, इसको हम क्या कहते हैं, कोणीय आवर्ती। और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन में कैपिटल T। ये जो T है इसको हम आवर्तकाल कहते हैं, T को क्या कहा जाता है, आवर्तकाल कहा जाता है। ये जो ओमेगा T है इसको हम बोलते हैं कला कोण, कला
कोण ये किसी क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती वोल्टता के मान को बताएगी कि ओमेगा टी से ही पता चलेगा कि उसका मान कितना है, क्योंकि यहां पर Vm तो फिक्स है, वेरी कौन करेगा, टी वेरी करेगा, जिससे ये पूरा का पूरा मान ही वेरी करता जाएगा। तो किसी क्षण विशेष पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो मान है, तात्क्षणिक मान इसी एंगल से ज्ञात होगा। इस एंगल को हम कहते हैं कला कोण। क्या कहा जाता है? कला कोण कहा जाता है। तो यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए, यहां तक आपको समझ आ जाना चाहिए। अगले बिंदु की ओर बढ़ते, अब हम एक एक करके 6वां बिंदु लेंगे। सबसे पहला जो हमारा बिंदु है कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान एवं शिखर मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान और शिखर मान देखेंगे। देखिए हम जानते हैं क्या जानते हैं? देखिए प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान और शिखर मान हमें ज्ञात करना है। प्रत्यावर्ती वोल्टता हम जानते हैं। देखिए अभी मैंने सूत्र लिखा है, वही सूत्र मैं आपके सामने पुट कर रहा हूं। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, और इसको दे देता हूं मैं समीकरण 1। इसको मैंने क्या दे दिया है? समीकरण 1। अब ओम के नियम से हम क्या जानते हैं? ओम के नियम से, ओम का नियम हमें यह कहता है I बराबर, या मैं पहले आपने जो पढ़ा है सीधा सीधा कि V बराबर आपने क्या पढ़ा है? I इंटू में R पढ़ा होगा कि किसी तार के सिरों पर आरोपित विभवांतर उसमें से बहने वाली धारा के समानुपाती हो। तो यहां से मैं I बराबर V बट्टे में R पुट कर दूंगा। ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण में रखने पर, उपरोक्त समीकरण के अंदर पुट कर देंगे तो अपने पास में क्या आ जाएगा? I बराबर V की वैल्यू कितनी है? Vm साइन ओमेगा टी बटेवा R। अब देखिए इस वाली वैल्यू को हम इस तरीके से पुट कर देते हैं। I बराबर Im साइन ओमेगा टी, और ये प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहलाता है। ये प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान कहलाता है, जहां ये जो Im है वो हमने किसके स्थान पर लिखा है? Vm बट्टे में R के स्थान पर लिखा है। यहां पर देख लीजिए, ये जो Vm बट्टे में R है इसके स्थान पर हमने क्या लिख दिया? Im लिख दिया। इस Im को हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का ऐसी धारा का शिखर मान या अधिकतम मान। शिखर मान या हम कह सकते हैं अधिकतम मान। यही हमें निकालना था। इस बिंदु के अंदर हमें यही याद करना था। ये क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का ऐसी धारा का तात्क्षणिक मान है। ये ऐसी धारा का कौन सा मान है? तात्क्षणिक मान है। ये आपको समझ आ जाना चाहिए। देखिए मैं बार बार ऐसी धारा लिख रहा हूं, इसका भी कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए। एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, प्रत्यावर्ती धारा। अब यदि मैं ऐसे लिखूं ऐसी धारा, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रत्यावर्ती धारा और ये और धारा आ जाएगी, तो प्रत्यावर्ती धारा आ जाएगी। तो थोड़ा सा अजीब रहेगा, बट एक्चुअल में ये क्या है? बोलने में, लिखने में, जो एनसीईआरटी की किताब है या कोई से भी पाठ्य पुस्तक क्यों ना हो, लिखने का तरीका यही है। एसी का मतलब है कि ये उतार चढ़ाव वाली धारा है, ठीक है। एसी वोल्टता का मतलब है ये उतार चढ़ाव वाली वोल्टता। एसी का मतलब भी यही है, ठीक है। इससे आपको ज्यादा क्या गहराई में नहीं जाना, बाल की खाल नहीं निकालनी, क्योंकि अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
ठीक है, तो ये था हमारा पहला बिंदु जिसमें हमने प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान और शिखर मान देखा। अब मैं बात करूंगा प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के बीच में कलांतर। चलिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता का सूत्र क्या है? एसी वोल्टता, एसी वोल्टता, एसी वोल्टता का फॉर्मूला हमने देखा है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। एसी धारा क्या है? एसी धारा जो कि I बराबर Im साइन ओमेगा टी है, I बराबर Im साइन ओमेगा टी में कला कोण, इसके अंदर कला कोण कितना है भाई? कला कोण, तो कला कोण ये जो साइन के एंगल में आपको दिख रहा है ना, ये कला कोण है, तो इसका कला कोण है ओमेगा टी, इसका कला कोण क्या है? ओमेगा टी। और इसमें जो कला कोण है वो भी है ओमेगा टी, जो आप देख पा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा, इसमें भी कला कोण कितना है? ओमेगा टी। अब हम बात करेंगे वोल्टता तथा धारा में कलांतर। एसी वोल्टता, एसी वोल्टता एवं धारा में कलांतर, धारा में कलांतर, कला कोणों का जो अंतर होता है उसी को हम कलांतर कहते हैं। तो देखिए, प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो कला कोण है वो है ओमेगा टी, प्रत्यावर्ती धारा का कला कोण है वो है ओमेगा टी, तो कलांतर हमारे पास में 0 आ जाएगा। तो जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा है तब प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के बीच में जो कलांतर है वो क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा। यह आपको समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा का ग्राफीय निरूपण। प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का हम यहां पर एक ग्राफ निर्मित करेंगे। देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा ग्राफ ले रहा हूं ताकि हम बेटर तरीके से समझ सकें। देखिए, हमारे पास में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो अब तक तो आपको याद हो गई होगी, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी और I बराबर Im साइन ओमेगा टी। तो दोनों ही ज्यावक्रीय रूप में है, दोनों ही किस रूप में है? ज्यावक्रीय रूप में। तो एक बार तो मैं यहां पर ले लेता हूं V, क्या ले लिया मैंने? V ले लिया। दूसरी तरफ ले लिया मैंने समय, दूसरी तरफ हमने क्या ले लिया है? समय ले लिया है। ये हमारे पास में यहां पर एक चक्कर हो गया। चलिए एक चक्कर और दिखा देते हैं हम यहां पर इस तरीके से। ये हमारे पास में 2 चक्कर मैंने प्रत्यावर्ती वोल्टता का दिखाया है और वो आपको समझ में आ गया होगा। देखो, और बेहतर तरीके से समझाते हैं। ये समय है 0 और ये एक चक्कर में जो समय है वो हो गया t, यहां पर जो समय है वो हो गया है t/2 और यहां पर जो समय होगा वो होगा t/4 और ये जो समय होगा वो होगा 3t/4, 3t/4। ओके, अब मैं धारा का ग्राफ भी इसी के साथ में ही बनाने वाला हूं। ये V को बता रहा है, ये किसको बता रहा है? V को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहां पर एक दूसरा कलर हम ले लेते हैं। चलिए, अब धारा का मान भी क्या है? दोनों का कलाकोण समान है, कलांतर 0, कलाकोण में अंतर ही नहीं है, तो दोनों एक साथ में अधिकतम, एक साथ में 0, एक साथ में न्यूनतम होंगे। इनका ग्राफ है वो इस तरीके से आएगा, ऐसा ग्राफ आएगा, एक साथ में चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, आप देख लीजिए, दोनों में अलग है। ये हमारे पास में धारा को रिप्रेजेंट करता है। ओके, यहां पर इनका जो मान है वो अधिकतम मान है, यहां पर जो मान है वो माइनस में अधिकतम है। यदि यहां पर इनके शिखर मान की बात करूं तो ये शिखर मान है, इस स्थान पर इनके शिखर मान होंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, बताता हूं क्या है। ये वोल्टेज का अधिकतम मान है, तो इस बिंदु पर इसका मान होगा Vm। इस बिंदु पर धारा का अधिकतम मान है Im।
यहां पर है माइनस में Im और यह है माइनस में Vm। इस तरफ हमने V लिया है, इस तरफ आप I भी ले सकते हैं। और क्या ले सकते हैं? I भी ले सकते हैं। तो ये एक क्या वक्रीय ग्राफ इस तरीके का आएगा और आपको ये ग्राफ है वो समझ आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे फेजर ग्राफ की। तो देखिए फेजर जो ग्राफ है वो हमने कल आपको समझाया है। इस तरीके से फेजर ग्राफ का निर्माण होगा। तो दोनों ही वैल्यू है उसके आधार पर ही फेजर ग्राफ खींचा जाता है। V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, इसका कला कोण है ओमेगा टी, और I बराबर होता है Im साइन ओमेगा टी, इसका भी जो कला कोण है वो कितना है? ओमेगा टी। एक बार इसको ले लेता हूं मैं थोड़ा सा इधर, इसको भी थोड़ा सा इधर ले लेता हूं, दोनों को ही ले लिया मैंने। देखो ग्राफ को निर्मित करने के लिए हमें दो सर्किट की जरूरत पड़ेगी, वो सर्किट भी सर्किल की जरूरत पड़ेगी, सॉरी। तो वो यहां से मैं सर्किल भी निर्मित कर लेता हूं। हमारा जो पहला सर्किल है वो ये है। एक और सर्किल की आवश्यकता होगी, थोड़ा बड़ा बनाया है मैंने अब की बार, ताकि हम बेहतर तरीके से समझ सकें। बेहतर तरीके से समझने हेतु ये डायग्राम है वो ही काफी बड़ा बनाया है हमने, ताकि हम आराम से इस सर्किट को, इस चित्र को समझ सकें। ठीक है, अब देखो ये हमारे पास में फेजर ग्राफ में ये तो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। यहां से अपन को क्या करना है? ओमेगा टी एंगल बनाना है। कितना कोण बनाना है? ओमेगा टी कोण बनाना है। यहां से ये मैंने ओमेगा टी कोण बनाकर फोल्डता के लिए, वक्र के लिए, ये जो एंगल है यहां से यहां तक, ये है ओमेगा टी। कितना एंगल है? ओमेगा टी है। ये बिंदु O है। तो Vm मान की एक रेखा लेकर ओमेगा टी एंगल पर उसको घुमा दिया, ओमेगा टी एंगल पर उसको घुमा दिया है। अब इसी तरीके से हम धारा का जो शिखर मान है वो है Im, इसको भी ओमेगा टी एंगल पर ही घुमाना है। कितने कोण पर घुमाना है? ओमेगा टी कोण पर ही घुमाना है। तो यहां से इस तरीके से आप लीजिए, ये मैंने इसके पैरेलल ही, लास्ट में जाते थोड़ा सा, थोड़ी सही नहीं बड़ी, एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ये हमने दिखा दिया है धारा का, दोनों एक दूसरे के ऊपर है। दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर है, क्योंकि दोनों का ही जो कला कोण है वो ओमेगा टी है। मतलब जितना Im का अधिकतम मान है उतना मान की एक रेखा खींची, वहां से ओमेगा टी एंगल पर घुमा देंगे। और इनका जो अधिकतम मान होता है, इनका जो मैक्सिमम जो वैल्यू होती है, वो यहां से इसके ऊपर लंब डालें आप, यहां से इसके ऊपर लंब डालें, यहां से इसके ऊपर लंब डालें। तो अब यहां पर आप देखेंगे कि ये जो मान है ये इसका तात्क्षणिक मान होगा। कौन सा मान होगा? तात्क्षणिक मान होगा। और ये इसका तात्क्षणिक मान होगा। ये यहां तक है भाई, ऊपर तक है। ये डॉटेड लाइन है ना, वहां से स्टार्ट है, इस सर्किल से नहीं है। ये आप क्लियर कर लेना, ठीक है ना। मैंने थोड़ा सा ऊपर इसीलिए दिखाया है, आपको हो सकता है थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा हो, छोटी स्क्रीन होगी आपके पास में। तो यहां तक ये जो ग्राफ है ये है फेजर ग्राफ। कौन सा ग्राफ है? फेजर ग्राफ है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं, प्रतिरोध की आवृत्ति पर निर्भरता। तो प्रतिरोध है वो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता। प्रतिरोध आवृत्ति पर, प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है। आवृत्ति पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। तो यदि इनके बीच में ग्राफ खींचें कि आवृत्ति के साथ में प्रतिरोध का यदि कोई ग्राफ खींचें तो किस तरीके का ग्राफ आएगा? देखिए एक तरफ मैं इस तरीके से ले लेता हूं,
ये हमने ले लिया है रेजिस्टेंस और ये हमने ले ली है आवर्ती एफ। तो इस तरीके का ग्राफ आएगा विद्यार्थियों। आर का मान है वो आवर्ती के साथ में चेंज नहीं होता है, उसमें कोई बदलाव नहीं आता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान है वो आवर्ती पर निर्भर नहीं करता। अंतिम बिंदु की ओर बढ़ते हैं। एसी परिपथ में शक्ति क्षय। एसी परिपथ में शक्ति क्षय। तो देखिए विद्यार्थियों, शक्ति का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? शक्ति P बराबर हम जानते हैं V इंटू आई, और हमने इस टॉपिक में V बराबर पढ़ा है Vm साइन ओमेगा टी, और I बराबर पढ़ा है Im साइन ओमेगा टी, दोनों पढ़े हैं। तो यहां पर रख देते हैं P बराबर V का मान तो कितना है? Vm साइन ओमेगा टी, और दूसरा वाला जो मान है वो है हमारे पास में Im साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास में है। ठीक है, अब यहां से आप हमारे पास में Vm इंटू Im, यह आ गया साइन स्क्वेयर ओमेगा टी, साइन स्क्वेयर ओमेगा टी आ गया है। ठीक है, अब उपरोक्त का औसत लेने पर उपरोक्त समीकरण का क्या कर देंगे? उपरोक्त समीकरण का औसत लेने पर, उपरोक्त समीकरण का क्या कर दें? औसत लेने, औसत ले लेंगे। तो औसत लेंगे तो इसके ऊपर एक बार लगा देंगे, या एवरेज लिख दीजिए, या इसके ऊपर बार लगा दीजिए। देखो Vm और Im अधिकतम मान है, Vm और Im दोनों ही क्या है? अधिकतम मान है, शिखर मान है, तो इनका औसत इतना ही रहेगा। अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसका जो औसत मान होता है विद्यार्थियों वो होता है 1/2। कितना होता है? 1/2, जो कि वर्ग माध्य मूल मान वाले टॉपिक में हमने निकाला है, क्योंकि धारा का वहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी आया था, उसका जो औसत मान निकाला था वो हमारे पास में 1/2 प्राप्त हुआ था। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो औसत मान होता है, बार लगाकर हम दिखा रहे हैं, वो कितना होता है? 1/2 होता है। तो P बराबर अपने पास में क्या आ गया? Vm इंटू Im इंटू 1/2। इसे मैं क्या लिख दूं? Vm बट्टे में √2 इंटू Im बट्टे में √2 लिख देता हूं। P बार बराबर ये हमारे पास में आ गया है Vrms इंटू Irms आ गया है। तो ये एसी परिपथ में शक्ति क्षय का सूत्र आ चुका है, फॉर्मूला आ चुका है, P बार बराबर Vrms इंटू Irms। तो ये था एसी परिपथ में शक्ति क्षय। और विद्यार्थियों, ये था आज का हमारा वीडियो, जिसमें हमने एसी परिपथ में जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हो तब उस परिपथ का विश्लेषण किया, एक एक करके सभी बिंदुओं का अध्ययन किया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।